नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। वहीं प्रदेश सरकार ने एचपीएससी भर्ती घोटाले को लेकर एचसीएस अधिकारी अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया है। रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार एक बार फिर घिरती हुई नजर आ रही है। डेंटल सर्जन भर्ती घोटाले के विरोध में हरियाणा लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसी पहुंचे, जहां पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका तो वे आयोग के कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने जब उन्हें उठाना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, चंद्रमोहन बिश्नोई को हिरासत में ले लिया। इससे पहले गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेसियों और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी हमेशा से भर्ती में घोटाले को लेकर कांग्रेस को अब तक घेरती रही है, लेकिन डेंटल सर्जन घोटाले ने कांग्रेस को अब पलटवार का मौका दे दिया है, जिससे आने वाला विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा, इस पर कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस मसले को आज हमने चयन किया है, इंतखाब किया है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल भी है और सरकार की व्यवस्था का सवाल भी है। इस मसले पर सबसे पहले आपको हमारे मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ भारत भूषण जोयाल जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस मसले पर चर्चा करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, संजीव भारद्वाज। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस मसले पर जुड़ने के लिए। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार भी जुड़ेंगे, उनका भी तब स्वागत करेंगे। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता भारत भूषण, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। ये प्रदेश में चल क्या रहा है, कभी एचएसएससी, कभी एचपीएससी। बहुत समय के बाद इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उससे जो आज तक का पुराना सिस्टम, जला सड़ा सिस्टम चल रहा था, भाई भतीजावाद का चल रहा था, पर्दे के पीछे जो खेल चला करते थे, वो लोग जो उसमें संलिप्त रहा करते थे, धीरे धीरे वो सामने आने लगे। जब बिना खर्ची बिना पर्ची के मनोहर सरकार ने भर्तियों में नौकरियां देने का काम शुरू किया, तो उन लोगों को लगा जो अयोग्य लोग थे, जो पुराने समय से अयोग्यता के आधार पर, भाई भतीजावाद के आधार पर नौकरियां बांटते थे, ये उन्हीं का पुराना नेक्सस है। और उन्होंने नए नए तरीके इजाद किए, जैसे कॉपियां आदि छोड़ करके आ जाना, खाली छोड़ करके आ जाना, ये पहले से चली आ रही प्रैक्टिस थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो इसको, जब उनको लगा कि भाई पैसे देकर के नौकरी तो मिलेगी नहीं, मंत्री की सिफारिश से नौकरी मिलेगी नहीं, तो उन लोगों का जो पुराने इस प्रकार के जो षड्यंत्रकारी लोग थे, जो पुराने खेले हुए, पुराने मजे हुए खिलाड़ी थे, उन्होंने ये तरीके ढूंढे किस प्रकार से शायद हम काम कर सकते हैं। हमारी सरकार की विजिलेंस ने, हमारी सरकार की सतर्कता ने, हमारी सरकार की पारदर्शिता ने, जहां पर भी कोई पेपर लीक हुआ, जहां पर भी अब जैसे ये नागर वाले घटनाक्रम में जो ये सामने आया है, सरकार की त्वरित कार्रवाई, इंटेलिजेंस की हो और हमारा ये जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसने सारा काम किया। 48 लोग जो है पहले जेल में अंदर चले गए, नागर को बर्खास्त कर दिया। जितने अधिक से अधिक इंक्वायरी खुद की करी जा रही, जम्मू कश्मीर। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का दिया हुआ सिस्टम है, कांग्रेस की दी हुई व्यवस्था है, जिसको हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले 7 सालों में क्या किया है? अब भी तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही है।
हाँ, मुझे यह आप अवसर दीजिए, मैं इसको साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, नौकरियां भाई भतीजों को बांटी जाती। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एसटीएस की भर्ती में हुड्डा गवर्नमेंट में हुई थी, तो उस समय मनवीर भडाना चेयरमैन हुआ करते थे। एसटीएस में उनकी बेटी पास हो गई, कैप्टन अजय यादव जी के दामाद पास हो गए, भूपिंदर सिंह हुड्डा, जितेंद्र हुड्डा जी के रिश्तेदार। 151 एसटीएस में से 60 लोग जो थे रिश्तेदारी में, और इस प्रकार के मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे जो थे एसटीएस में रिश्तेदार लगाए गए। आज के वही भर्ती के घोटाला तो है 2004 का, जो 102 एसटीएस भर्ती हुए थे, उनमें से 38 को नौकरी दी गई थी, और अब हाईकोर्ट के द्वारा माध्यम से उनको भी बर्खास्त करने का नोटिस आया है। किसके समय भर्ती थे ये लोग? अगर किस समय भर्ती हुआ था, किसके कार्यकाल में भर्ती हुआ था, किसने भर्ती की थी नागरिक? ये सब पुराने खेल है। जिन लोगों को लगा कि रिश्वत दी करके, जिन लोगों को लगा कि मंत्री की सिफारिश से नौकरी नहीं मिलती, उन्होंने पुराने जो षड्यंत्रकारी थे, पुराने खेले हुए मजे हुए खिलाड़ी थे, उनके साथ ये षड्यंत्र करने का प्रयास किया कि इसको आंसर शीट खाली छोड़ाएंगे, कोई न कोई इसमें नंबर लगाने का जुगाड़ करेगा, आंसर की ढूंढ करके दे। नहीं, जब कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को अच्छे तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं, जमीन पर उतरते हैं, तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है ताकि ये मुद्दा कांग्रेस भुना ही ना पाए, सरकार की इस तरीके के सिस्टम को उजागर कर ही ना पाए। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का या आम जनता का अपना विरोध प्रकट करना, नारे लगाना, ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन एक सीमा तक है। और जब सीमा से बाहर जाएंगे, तो जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने की बात आएगी, तो निश्चित रूप से पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इसमें सरकार का या हम ये कहें कि भाजपा को कोई लेना देना है, भाजपा का या मुख्यमंत्री का कुछ नहीं। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो करना पड़ता है, एक लंबे समय तक आगे तक वो मार्च करके आए, तब तो किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब एक स्थिति बनाई, इससे आगे आपको प्रदर्शन लेकर के नहीं जाना है। आपने प्रदर्शन कर दिया, टीवी ने, मीडिया ने कवरेज कर दी, पब्लिक के सामने आ गया, लेकिन उससे आगे बढ़ करके जाने का जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, निश्चित रूप से कानून ठीक है। संजीव भारद्वाज जी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब कर रही थी कांग्रेस, और जब एक दायरे का अतिक्रमण होता है तो सरकारों को ऐसा करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो तमाम परिस्थितियों को लेकर बात रखी गई है, चाहे बात एचएसएससी की हो, चाहे बात एचपीएससी की हो, और यह भी कहा गया कि तुरंत जब ये बात सामने आई, जांच हुई, तो हमने कार्रवाई की है। भारत भूषण जी को बताना चाहूंगा, और आपके श्रोताओं को, आपके जितने भी आपके टीवी चैनल को देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कितनी एक ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 7 साल से, 7.25 साल से इनकी सरकार है। 2016 में ये अधिकारी इन लोगों ने प्रमोट करके या लगा के यहाँ अंडर सेक्रेटरी लगाए, जो भी लगाए, और वो इस तरह से एक शॉप खोल दी उन्होंने उस एचपीएससी को। अब ये बदाना साहब का जिक्र कर रहे थे, इन्होंने वो लगाए, ये लगाए। बदाना साहब ने इनके टाइम में भी वो चेयरमैन रहे, और उन्होंने बहुत अनेक सिलेक्शन। ठीक है संजीव जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, आपका फ्रेम ठीक ढंग से नहीं आ पा रहा है, आपके पास वापस लौटेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी, जो बातें रखी गई है बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से, कितना आप सहमत है? लेकिन इतना तो जरूर है कि सिस्टम किस तरीके से अब उजागर होने लगा है समय के साथ, अधिकारी गड़बड़ियां समय के साथ किस तरीके से करने लगे हैं, ये सारी चीज प्रदेश की जनता देख रही है। खुराना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी ओंकार जी, आपकी आवाज आ रही है। खुराना जी, मैं बताना चाहूंगा कितनी बेशर्मी से बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं। मुझे तो खुद हद नजर आती है कि ये क्या रही हैं। हमारे संविधान में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, 5 वर्षीय व्यवस्था। मतलब जो भी दल आता है उसको 5 साल का समय दिया गया संविधान में कि 5 साल में पिछली सरकार की कमियों को दूर करके अपनी नीतियों को लागू कर ले। लेकिन कितने शर्म की बात है, 7 साल हो गए हैं और अभी तक ये कांग्रेस को ही कोस रहे हैं।
अभी तक 2 दर्जन से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे वो जुडिशरी का हो। कितने शर्म की बात है, कितने पेपर लीक हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर, पेपर की सिक्योरिटी के ऊपर 25 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं एचपीएससी के द्वारा। तो ये 25 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? खुले जब पता लीक होना है, कौन सा पेपर इनका अभी तक लीक नहीं हुआ? और लीक होने के बाद क्या किया इन्होंने? जांच को सार्वजनिक कर दो। ओंकार जी, अलमारियां तोड़कर लिस्ट नहीं बदलती हमारी सरकार। ऐसा इनके मिर्चें लगनी स्वाभाविक है। भारत भूषण जी, आपने अपनी बात रखी, कोई बीच में नहीं बोल रहा था, तो आपसे भी सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी बीच में ना बोले किसी के। गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, यही आपने इनको टोका। भारत भूषण जी, मैं आपसे जवाब दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। शर्मे की बात है। खुराना जी, मेरी बात को एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, 25 करोड़ एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। सिक्योरिटी के लिए अभी तक 2 दर्जन से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। ओंकार जी, आपसे भी आग्रह है और सभी से आग्रह है कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। ओंकार जी, आपको सभी दर्शक देख रहे हैं, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है और सभी को सुन रही है, तो सभी से आग्रह है कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें और व्यक्तिगत टिप्पणियां न करें। धन्यवाद। देखो खुराना जी, मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार कहती है बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी मिलेगी। मैं मान रहा हूं, बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है, अटैची से मिल रही है, अटैची से। जो नौकरी गरीब का बच्चा लेना चाहता है पढ़ाई करके, आज वो अटैची से मिल रही है। कहां से लाए अटैची, ये सरकार बताए। और ये झूठे दावे करने बंद करे सरकार। कब तक ये रोंडी रोना करते रहेंगे? कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे? ओंकार जी देखिए, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं माफी के साथ आपको बोल रहा हूं, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। आप ऐसे गाली गलौज कर रहे हैं ऑन एयर, गाली गलौज आप कर रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरीके से। मैंने गाली नहीं दी है। ओंकार जी, क्या कहा? इस शब्द का अर्थ क्या होता है ओंकार जी? इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ये तो बोला भी नहीं जा सकता ऑन एयर की बात करते हैं। ये आप चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये विरोध करने का कौन सा तरीका है जहां पर चर्चा के दौरान गाली गलौज की जा रही है? करने की बात करने वाले ओंकार जी, नहीं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल यहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे पता लगता है क्या इनेलो की जब चर्चा होती है, क्या गाली गलौज होती है क्या वहां पर? मंजूर है खुराना जी, लेकिन पर्ची और खर्ची की जगह अटैची का प्रयोग हो रहा है। और उसके बावजूद भी मेरे प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के काल में जो खामियां थी उनको हम दूर कर रहे हैं। ये अभी भी उसी खामियों की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे संविधान में 5 साल का वर्ष समय बहुत बढ़िया दिया गया है। इस समय के दौरान पिछली सरकार की गलतियों को खत्म करके कोई भी नई सरकार अपने नियम और रेगुलेशन लागू कर सकती है, अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्था बना सकती है। तो क्या बीजेपी सरकार 7 साल में व्यवस्था नहीं बना पाई? इसका मतलब ये सरकार व्यवस्था बनाने में फेल है। मैं अपने भाई से जवाब चाहना चाहूंगा, मैंने किसी को गाली नहीं दी है। ओंकार जी, कि अगर अब सफाई मत पेश कीजिए, जिसको सुनना था उसने सुन लिया और प्रदेश की जनता आपको बारीकी से देख रही है, बारीकी से आपको सुन रही है, 2 दर्जन से अधिक बारीकी से आपको सुन रही है किस तरीके के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। बोला भी नहीं जा सकता वो शब्द ऑन एयर। आपको प्रदेश की जनता सुन रही है और इससे पता लग रहा है कि इनेलो का स्तर क्या हो गया है। क्या चर्चा वहां पर इस तरीके से होती है क्या? ऐसी बात नहीं, आप विरोध कीजिए, नहीं आप विरोध कीजिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल यहां पर ना कीजिए। आप अपनी बैठकों में इस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है, भारत भूषण जी अपनी बात रखिए। देखिए यश जी, बिल्कुल मैं ओंकार सिंह जी से निवेदन करता हूं। खुराना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन 7 वर्ष में भी ये व्यवस्था ऐसी नहीं कायम कर पाए जिससे प्रदेश की व्यवस्था में बच्चों को नौकरियां सही तरीके से मिल पाए। ओंकार जी, अब बात तो सुन लीजिए। कितनी आप तो बात रखते हुए गाली गलौज करते हैं, बात तो सुन लीजिए। भारत भूषण जी अपनी बात रखिए। ओंकार जी सुनिए, ओंकार जी, मैं ये कह रहा था मेरे भाई कि 2004 में आपकी सरकार थी, ये 102 एसटीएस अधिकारी तब भर्ती हुए थे और आपकी भर्ती को माननीय न्यायालय ने जो है वो जो घोषित कर दिया था कि इसमें भेदभाव में बीजेपी भी पार्टनर थी, यह भी ध्यान रखना। सुन लीजिए ओंकार जी, सुन लीजिए ओंकार जी, सुन लीजिए। 2004 में आपकी सरकार थी, आपके समय भर्ती हुई, उस सरकार में बीजेपी भी इन्वॉल्व थी, ये भी बोल दीजिए। सुन लीजिए, सरकार में आपके मुख्यमंत्री आपसे कोई बीजेपी के 4 विधायक थोड़ी सरकार चलाते हैं।
सहयोगी होने अरे भाई गठबंधन तो आपके साथ था उस टाइम। सुनिए, अब सुनिए, उसके बाद न्यायालय ने सहयोगी होने का मतलब यह भी तो होता है कि आप शामिल थे उस सरकार में। जब सामने आई बात तो आज हम विरोध कर रहे हैं ना। हमें थोड़ी पता था नागर के माथे पे। थोड़ा वॉल्यूम ऊंचा कर दीजिए, वॉल्यूम। सुनिए, आपके समय पे आपकी बात का उत्तर दूं तो जब 25 थोड़ा वॉल्यूम खोल दीजिए। 3200 जेबीटी जो टीचर्स की भर्ती हुई थी आप ही ने की थी। माननीय आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी उसी केस में 10 साल की जेल काट के आए हैं ना। आप दुनिया को रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे? आप दुनिया को रास्ता दिखाएंगे कि किस तरीके से अच्छा ये तो बता दीजिए, आज आपके गठबंधन में जो पार्टी बैठी हुई है, आपके गठबंधन में जो पार्टी बैठी है उसका नाम क्या है? हमारे गठबंधन में जननायक जनता पार्टी। हाँ बोलिए। उसके सुप्रीमो का नाम बोलिए। उसके सुप्रीमो का दुष्यंत चौटाला। उनके सुप्रीमो का नाम बोलिए। नहीं, आपको क्या रिश्तेदारी नहीं पता? आपको अपने चाचा उनके सुप्रीमो अजय चौटाला जी है। आपको चाचा भतीजों का नहीं पता क्या आपको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बात को सीधे नहीं करते, हम बात को सीधे बोलते हैं। 2004 की बात करते हो, 2004 में बीजेपी गठबंधन में थी, उस समय आपने जो काम किया उस सबको जग जाहिर है। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप नहीं डाल सकते। 7 वर्ष हो गए आपको सत्ता में, अभी तक आप व्यवस्था नहीं बना पाए हो। अब सुनिए बात, अब आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं। आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में नौकरियां अलमारियां तोड़कर लिस्ट बदल दी जाती थी। लोगों को, जनता के, प्रदेश की जनता को आपने बरकरार। अब अटैची में बिकती है, ये भी बोल दीजिए साथ में। आप बीच में मत बोलिए, आपकी बारी आई, आप बोल लीजिए जितने। अरे कितने पेपर लीक हो चुके हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं जवाब दे रहा हूं ना। जितने पेपर लीक हुए, मैं कह रहा हूं कितने पेपर लीक हुए, इसका जिम्मेवार कौन है ये भी बता दीजिए। आपने पकड़े क्या? आपने शिकायत की क्या? हमारी विजिलेंस। अरे पकड़ने से बात क्या बनेगी? आप ऐसा 25 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। वॉल्यूम खोल दीजिए। संजीव जी थोड़ा वॉल्यूम खोल दीजिए। ठीक है हमारे साथ, ठीक है राकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, फिर उसके बाद संजीव जी के पास आएंगे। राकेश कुमार जी, प्रदेश सरकार में इस तरीके से और इस स्तर पर, खुराना जी थोड़ा वॉल्यूम खोल दो। जी, मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों को कहूंगा कि इस तकनीकी खामी को दुरुस्त किया जाए। राकेश कुमार जी, प्रदेश सरकार में जिस स्तर पर यह भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे अधिकारियों की बात हो या फिर पेपर लीक की बात हो, सरकार कहती है कि हम तो बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दे रहे हैं, पारदर्शिता हमारे सिस्टम में आ गई है, लेकिन 7 सालों में लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। कहना चाहूंगा कि हम किसी भी पार्टी की बात ना करें। अभी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये जिस तरीके से नौकरियों के अंदर एसपी-एससी के अंदर एक घोटाला मिला और डेप्यूटी सेक्रेटरी को बर्खास्त करना पड़ा वहां की सरकार को, ये धोखा जो है वो भारत के साथ धोखा है, भारत की युवा पीढ़ी के साथ धोखा है। और जो इस तरह के लोग, चाहे वो अधिकारी लेवल के हों, चाहे वो निचले स्तर के कर्मचारी हों, जो इस तरीके के लोग इस पूरे षड्यंत्र के अंदर बैठे हुए हैं, वो इतना बड़ा घोर अपराध कर रहे हैं कि वो पूरे देश की एक नींव को, एक युवा पीढ़ी को, जो इंटेलिजेंट वर्ग है, जो चाहता है कि वो पास होकर वो नौकरी ले, वो उन सब के साथ धोखा है। और ये अपराध इतना बड़ा अपराध है कि ये एक तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, देश का युवा तैयारी कर रहा है और उस तैयारी को इस तरीके के लोग देश के साथ गद्दारी करते हुए उन लोगों को सत्ता में बिठा रहे हैं, उन लोगों को नौकरियों पे बिठा रहे हैं जो आने वाले 30 साल तक लगातार नौकरी करेंगे। और जो रिश्वत दे के भर्ती होगा, आप क्या विश्वास करते हैं उस युवा के साथ जो रिश्वत दे के भर्ती होगा, वो लगातार 30 साल तक निःशुल्क बिना किसी रिश्वत के काम करेगा? नहीं। अब मुद्दा आता है कि ये किस सरकार की गलती है, चाहे वो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई हों, चाहे वो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई हों, या वो किसी और राजनीतिक दल के हों। देखिए, राजनीतिक दल का ये जिम्मेवारी होती है कि उस प्रवक्ता की वो दूसरे पाले में गेंद को फेंकता है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें
तो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है और आज से नहीं है, पिछले 7 साल से है। अगर आज बीजेपी इस बात को लेकर डिफेंड करे कि हम कांग्रेस के जो सिस्टम है उसको ठीक कर रहे हैं, तो यानी कि पिछले 7 सालों में भी जो भर्तियां हुई हैं उन पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैं आपके चैनल से ये भी कहना चाहूंगा, तो हाँ ठीक है गड़बड़ हुई और किस तरीके से डेप्यूटी सेक्रेटरी को अगर बर्खास्त किया गया है तो कहीं ना कहीं उनकी कोई कमी देखी गई होगी, तभी उनको बर्खास्त किया गया है। और अब बात आती है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष की जिम्मेदारी है जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी हो उसके द्वारा गलत काम या उसके सरकार के अंदर जो ऐसे काम हो रहे हो जिसको उजागर किया जा सके उसको किया जाए, तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन वहां की सरकार उन लोगों को अरेस्ट करने की बजाय जो लोग इस पूरे षड्यंत्र में लिप्त हैं उनको ना करते हुए विरोध जो कर रहे हैं उनको जो अरेस्ट किया जा रहा है, जितने भी, चाहे वो पुराने कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या वहां पे कोई भी नेता हो, तो मेरा मानना, मेरी एक निवेदन, एक अपील, एक विनम्र सलाह वहां सरकार को भी यही रहेगी कि सरकार को अब ये कमेटी बिठानी चाहिए कि डेप्यूटी सेक्रेटरी पे तो गाज गिरी, लेकिन डेप्यूटी सेक्रेटरी के अलावा जो नीचे के जो लोग थे जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र में, चाहे वो डिपार्टमेंट के हो, डिपार्टमेंट से बाहर के हो, लेकिन ये इतना बड़ा जो घोटाला हुआ किस तरीके से नौकरियों के अंदर, इससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के युवाओं का मनोबल भी टूटेगा, क्योंकि आज जो समय चल रहा है उसमें युवा एक बहुत बड़ी उमंग से पूरे विश्व के अंदर भारत का युवा जाके अपने टैलेंट को पूरे विश्व में फैला रहा है, और अगर इस तरीके से आएगा तो युवाओं का मनोबल टूटेगा। दूसरा, एक और मुख्य बात कि इस समय पर हमें, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और जेजेपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हर एक हरियाणा के व्यक्ति को जो जिम्मेवार पदों पे बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं, उन सबको ये चाहिए कि किसी तरीके से वो इस सिंडिकेट को, जो जितना बड़ा ये घोटाला है उसको उजागर करने में सरकार की भी मदद करे। अगर विपक्ष में भी बैठे लोग हैं तो कुछ तो विधानसभा में उनके पास भी सीटें हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी आगे आए और इस तरह के सिंडिकेट को बस्ट करें, ताकि देश के, हरियाणा के युवाओं को निष्पक्ष तरीके से जांच मिले और नौकरियां जो हैं वो बिना पैसे के, बिना पर्ची के, बिना अटैची के, बिना घूस के मिले, ताकि जिस बच्चे को बिना घूस के नौकरी मिलेगी वो पूरी निष्ठा के साथ इस भारत माता की, देश की, राज्य की और राज्य के लोगों का भला करेगा। ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे। संजीव जी अपनी बात रखिए। यस जी, मैं बड़े धैर्य पूर्वक अपने साथी प्रवक्ता भारत भूषण जी की बातें सुन रहा था। देखो, अब ये चाहे कुछ भी कहें, इस सरकार की काबिलियत ये है कि 7 साल के अंदर भी अपनी व्यवस्थाओं में इतनी खामियों के बावजूद भी ये कांग्रेस पे दोष लगाने से नहीं चूक रहे। आज आप बताएं कि एक सिर्फ डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का व्यक्ति क्या पूरे सिलेक्शन की जिम्मेवारी या क्या पूरा सिलेक्शन कर सकता है? अगर वो इतना मोटा अमाउंट अपनी सीट पे बैठ के ले रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक उस संस्था के अंदर कोई ना कोई लोग भी मिले हुए होंगे। आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, इनके टाइम में संख्या में फिर ये लड़ेंगे, इतने नहीं, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, क्या किसी दोषी को कोई सजा हुई है? एक बात। दूसरी बात, अब डिप्टी सेक्रेटरी का नाम आगे उछल गया क्योंकि पकड़वाने वाले ने उसको रेड हैंडेड पकड़वाया और पब्लिक के सामने ये बात आई कि देखिए इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं बहुत साधारण शब्दों में आम पब्लिक की तरफ से पूछना चाहता हूं अपने साथी प्रवक्ता भारत भूषण जी से, क्या सिर्फ डिप्टी सेक्रेटरी को सारे राइट्स थे अपॉइंटमेंट के? अगर उसने पैसे लिए हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सेटिंग या सेटअप के अंदर कोई ना कोई तो मदद उस संस्था में उसको कर रहा है। तो ये चीजें अगर ये इतने ही अपने आप को पाक साफ बताते हैं या इतनी ही बातें करते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी करवा दें ताकि इनकी भी महानता सामने आ जाए कि भाई देखो इन्होंने इंक्वायरी करवाई, और ये सारी बातें पब्लिक के सामने भी आ जाएंगी। अब कितनी बार
पेपर लीक हुए, जब शोर मचाया, जब इन्होंने कांग्रेस को याद करके कांग्रेस ने पर्ची खर्ची, ये सब एक जुमलेबाजी, धार्मिक प्रचार फैलाने वाली बात, अपनी जिम्मेवारियों से भागने वाली बात। 7 साल के अंदर भी ये व्यवस्था की खामियां दूर नहीं कर पाए। आज तक 1966 से हरियाणा बना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 7 साल में जितने पेपर लीक हुए हैं, किसी की भी सरकार में इतने बार पेपर लीक हुए हैं? ये बता दें अगर लीक हुए हैं तो। ठीक है, ठीक है। भारत भूषण जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिसको अरेस्ट करना चाहिए था उसको तो अरेस्ट करा नहीं, जो विरोध कर रहे हैं, जो आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनको आप हिरासत में लेकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम किस तरीके से आवाज दबा सकते हैं, हम किस तरीके से अपने सिस्टम को बेहतर करने की बजाय जो सिस्टम में विरोध करते हैं उनकी आवाजों को दबाने का काम करते हैं। कांग्रेस की तरफ से मांग यह करी जा रही है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप जांच कराएं। कब करा रहे? सुनिए, पहले तो मैं संजीव भारद्वाज जी की बात को स्वीकार करता हूं कि वो जो कह रहे थे अभी, इसका मतलब पुराने गले हुए भ्रष्ट सिस्टम को भाजपा अभी तक ठीक नहीं कर पाएगी। इसका मतलब इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि पहले भ्रष्ट सिस्टम था, भाजपा सरकार आने से पहले का सिस्टम भ्रष्ट था। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, कुछ पेपर लीक भी हुए हैं, अभी ये एपिसोड भी पकड़ा गया है, लेकिन किसी की शिकायत पर नहीं। स्वयं जो है इंटेलिजेंस जो है, हरियाणा सरकार के इंटेलिजेंस ने पेपर लीक का सिस्टम भी पकड़ा, इस घोटाले को भी सिस्टम पे पकड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब जांच एजेंसी ने पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे पास लीड है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि जाओ पकड़ो, जिस तरीके से भी पकड़ सकते हो पकड़ो, रेड हैंडेड पकड़ो। यानी कि जी संजीव जी, आता हूं आपके पास। सुनिए, पेपर लीक के मामले किसी राजनीतिक व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता का कोई नाम आया? मैं दावे से कह रहा हूं, बता दीजिए किसी का नाम आया हो। इसके मुकाबले, भाजपा के मुकाबले पिछले सरकार के कंपैरिजन कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ज्यादा किया हमने कम कर दिया होगा, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनके समय पे 2007 में कैनाल पटवारियों की 786 भर्ती, माननीय उच्च न्यायालय ने उनको रद्द किया भ्रष्टाचार के आरोप में कि गलत भर्तियां हुई। 2011 में एलडीसी की 437 पदों पर नियुक्तियां हुई, माननीय उच्च न्यायालय ने उनको रद्द किया कि भ्रष्टाचार के तहत हुई है। 2013 में 146 ऑपरेटर्स की भर्ती हुई, उसको रद्द किया। 2013 में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की 107 पदों की 9 पदों की भर्ती, उसको रद्द किया। 2013 में जेई सिविल 381 पद और ऑपरेटर के 188 पद और एएलएम के 586 पद, सारी की सारी पूरी भर्ती हाईकोर्ट ने रद्द की। क्योंकि कांग्रेस के समय पे यह उजागर हो गया कि भ्रष्ट तकनीक के आधार पर, भाई भतीजावाद के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं, इसलिए पूरी की पूरी नियुक्ति रद्द कर दी। क्या कांग्रेस आज भी कहती है कि उनके सीबीआई जांच होनी चाहिए थी? इन्होंने सीबीआई जांच की तब मांग क्यों नहीं की? करवा लेते ना, सीबीआई जांच की आज मांग करवा ले कि सीबीआई की जांच उस समय पे होनी चाहिए कि पूरी की पूरी भर्ती रद्द कैसे हो? नहीं, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं तो ये बात तो सिद्ध हो रही है ना कि आपके सिस्टम में ही भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, आपके सिस्टम में ही भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, आपका सिस्टम पारदर्शी नहीं है, पैसों को भी खराब किया जा रहा है और बच्चों के भविष्य को भी खराब किया जा रहा है। विषय को न भटकाएं, मुझे मेरी बात को कर लें। भारत भूषण जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं तो विषय भटकाने की बात मैं कर रहा हूं। मैं जवाब दे जाता हूं। जितना भी पेपर लीक का मामला सामने आया है, सरकार की इंटेलिजेंस के माध्यम से आया है, किसी की शिकायत पर नहीं हुआ है कि ये भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, किसी ने एजेंसी को कह दिया हो, किसी ने और जगह कहा हो, तब जाकर के हुआ हो। कोई हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, सिस्टम ने पकड़ा है। और सिस्टम में अगर ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, चले आ रहे थे, वो सारा नेक्सस टूटने का काम हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि जो लोग पहले पैसे लेकर के मंत्रियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से नौकरी दिलवाने का काम करते थे, उनको ये नेक्सस टूटा। नहीं, इतने बड़े पद पर जो व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा हो तो जाहिर सी बात है ना कि उसके साथ तो पूरा नेक्सस है, पूरा नेटवर्क है जो काम कर रहा है। केवल एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता, इस बात को तो मानेंगे। भारत भूषण जी, इसको अपनी कामयाबी मत बताइए, इसको अपनी कामयाबी मत बताइए। ये बताइए कि आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से क्या इस मामले की जांच करा रहे हैं? क्योंकि पूरा नेक्सस है ना, पूरा नेक्सस है। मैं क्या कह रहा हूं, क्या हमें अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? क्यों? मुझे इस बात का जवाब चाहिए ना। मैं आपसे नहीं, आप इस बात को नहीं स्वीकारेंगे क्या? केवल इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति ये भ्रष्टाचार अकेले करेगा क्या? और पूरा नेक्सस नहीं है क्या? और लोगों तक पहुंचना भी तो जरूरी है। जिस जांच एजेंसी ने रेड हैंडेड पकड़ा है, उस जांच एजेंसी पे, वो हरियाणा सरकार की जांच एजेंसी है, क्या हम उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं?
हमें क्या उस पर विश्वास नहीं है कि अगर नागर पकड़ा गया है? भारत भूषण जी, प्रश्न चिन्ह ये खड़ा नहीं कर रहे हैं उस जांच एजेंसी पे, बल्कि ये मैं पूछ रहा हूं कि केवल इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अकेले भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, सिस्टम में और भी भ्रष्टाचारी हैं, पकड़िए जाके। वो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होंगे, जरूर होंगे। एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। एक व्यक्ति ब्लैंक शीट छुड़वाने का काम, एक व्यक्ति आंसर शीट का काम, इस प्रकार के सारे काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता एक जगह पे बैठा हुआ। निश्चित रूप से उससे नीचे के कर्मचारी अधिकारी भी होंगे, उससे ऊपर के अधिकारी भी। मतलब आपके सिस्टम में भ्रष्टाचारी बैठे हैं ना? मतलब आपके सिस्टम में भ्रष्टाचारी बैठे हैं? अगर ये सामने ये बिल्कुल सिस्टम में गलत लोग हैं, अगर गलत लोग सिस्टम में तो 7 साल में क्या किया है सर आपने? सरकार ऐसे अधिकारियों को आप, सरकार ने यही किया है कि अपने सतर्कता ब्यूरो को, इंटेलिजेंस को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर पेपर की कहीं से लीकेज निकलती तो सामने आती है। राकेश जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कंपैरिजन करके देख लीजिए ना। इंटेलिजेंस के माध्यम से पकड़ना, पेपर लीक को पकड़ना, लोगों को पकड़ना, ठीक है। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद ओंकार जी के पास चलेंगे। ठीक है ओंकार जी आपके पास आऊंगा। ठीक है संजीव जी कुछ जवाब दे। ठीक है संजीव जी अपनी बात रखिए। सिस्टम बेहतर नहीं हो पा रहा है। यस जी संजीव जी, जो मैंने प्रश्न किया प्लीज उनका उत्तर दीजिए। आपके समय में जो भर्तियां रद्द हुई है, क्यों हुई है, उस बात का उत्तर दीजिए। मैंने बॉल आपकी तरफ फेंकी है, आप उत्तर दीजिए। आपके समय में जो मैंने भर्तियां गिनवाई, अरे भाई बात इस मुद्दे पर नहीं हो रही भारत भूषण जी। ना क्यों कैंसिल हुई हो? इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ था, रद्द क्यों हुई। बात यह है सत्ता में आप हैं, जवाबदेही आपकी है। बात यह है सत्ता में आप हैं, जवाबदेही आपकी है, तो इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश न करें। संजीव जी अपनी बात रखिए। अरे भाई आप भारत भूषण जी प्लीज मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुने। आपकी सरकार 7 साल से है। यदि आप इतनी जोर कर रहा हूं, अरे बात पूछ रहे थे, मैंने उत्तर दिया। मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। आप प्लीज अब मेरी बात सुनिए प्लीज। अब मेरी बात में बोल लेंगे तो मैं अब आपको नहीं बोलने दूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपकी सुन रहा हूँ, आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले बात आपके प्रश्नों का आप सुन नहीं रहे, उत्तर दीजिए पहले। मेरी बात सुनिए, मैं उत्तर ही देने के लिए बैठा हूँ यहाँ। भारत भूषण जी बात तो सुनिए, कुछ बात भारत भूषण जाएगी। मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। भारद्वाज जी आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, भटकाइए मत बात को, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कोई उत्तर नहीं दिया। भारत भूषण जी 1 मिनट सुनिए। अरे जवाब तो ले लें, जवाब दीजिए, जवाब तो ले लें। हाँ दीजिए जवाब। यस जी 1 मिनट। यस जी मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से सारे देश को, प्रदेश को ये बताना चाह रहा हूं, अगर इनको इतनी हाई कोर्ट ने कभी भी भ्रष्टाचार के मामले में कोई भर्ती रद्द नहीं की, और मैं कहता हूं कि अगर किसी ने कोई भी गुनाह किसी कांग्रेसी के टाइम में कोई किया था तो 7 साल में ये क्या कर रहे थे? उनको जेल में डालते। कौन सा अधिकारी, कौन सा नेता इन्होंने भर्तियों के मामले में अंदर डाला, ये बताएं मुझे। बार बार इतनी जोर जोर से पूछ रहे हैं, अपनी सरकार के सारे कमियों को बिल्कुल ढकने के लिए इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं। मुझे एक भी ऑफिसर को बताएं, आपके हाथ में सत्ता है 7 साल से, किसको आपने अंदर करा आज तक? आप बताएं। आप अपने आप, अब जो आप बार बार उनका नाम लेते थे चेयरमैन साहब का, उन्होंने आपके अध्ययन भी 4 साल, आपके अंडर भी 4 साल चेयरमैनशिप करी है। आप बताएं कि कोई सा आपने अंदर करा? ऐसे चिल्लाने से और लोगों को धार्मिक प्रचार लोगों के सामने करने से क्या फायदा? जिस तरह से आप जब भी कोई, मैं विषय से नहीं भटक रहा, मैं ये कह रहा हूं जो आज मामला है। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। यस जी आप इनको चुप करें, नहीं मैं चुप हो जाता हूं। मैं चुप हो गया, आप बोले एक करके बात रखिए। देखिए ऐसे नहीं चलेगा। देखिए नहीं हो जाएगा। आज कल्प्रिट हैं भारद्वाज जी, भटका रहे हैं आपको। प्रदेश के भविष्य का सवाल है। देखिए प्रदेश के भविष्य का सवाल है। एक एक करके अपनी बात रखिए। एक एक करके बात बेची जा रही है और एक नौकरियों का स्टॉल लगाया जा रहा है।
उसके मामले में आप कल्प्रिट हैं आज। इस बात को आप क्यों नहीं मानते कि भाई आपके नाकों के नीचे से ये काम हो रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राकेश कुमार जी के पास ठीक है भारत भूषण जी ठीक है उसमें आप धार्मिक ठीक है संजीव जी ठीक है इस तरीके से चर्चा नहीं चलेगी। देखिए एक एक करके आप बात नहीं रख रहे, एक एक करके आप बात नहीं रख रहे, मैं सुन रहा हूं। कहना चाहूंगा अगर कोई ये भारत भूषण जी बीच में बोलेंगे मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। अब मैं भी इनके बीच में बोलूंगा। हम क्यों ध्यानपूर्वक इनकी बेकार की धार्मिक प्रचार की बातें सुने? ठीक है ठीक है मैं नहीं बोलने दूंगा इनको। जवाब प्रदेश की जनता देख रही है। मैं भी बीच में बोलूंगा। ठीक है ओंकार जी अपना जवाब दीजिए, फिर उसके बाद राकेश कुमार जी करेंगे। ठीक है ओंकार जी अपनी बात रखिए। सिस्टम बेहतर नहीं हो पा रहा है, पिछले 7 सालों से इसी तरह की बात सामने लगातार सामने आ रही है। पेपर लीक हो रहे हैं कि सिस्टम के हरियाणा बेरोजगारी में तो नंबर 1 था ही, बैठे हैं जिनको जेल में डालने की मामले में भी नंबर 1 हो चुका। मेरे को नहीं लगता कि जितने पेपर लीक हरियाणा में हुए पिछले 7 साल में भारतवर्ष में कहीं और हुए होंगे। और मेरे भाई अपनी तारीफ कर रहे थे कि जब भी कोई पेपर लीक होता है हमारे सतर्कता विभाग उसको गिरफ्तार करते हैं। मैं आपको बता दूं जो कोई पेपर लीक होता है तो जब सेंटरों में इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो हड़कंप मच जाता है। उस दौरान अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है ये। अगर आप इतने ही शरीफ हो, इतने ही दूध के धुले हो तो 2 श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। पहला, आज तक कितने पेपर लीक हुए, उन सब में क्या कार्रवाई हुई और मौजूदा समय में कितनी गिरफ्तारियां हुई और आज उनका स्टेटस क्या है। नंबर 2, श्वेत पत्र पेपर लीक बना दीजिए कि 7 वर्ष में आपने कितनी नौकरियां दी, किस किस हल्के में दी, आप उनका नाम और नंबर और एड्रेस समेत भेज दीजिए ताकि जनता को पता लगे आपने कितनी नौकरियां दी। सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और मैं बताना चाहूंगा आप जिस उप सचिव को बर्खास्त किया गया है उस जांच के अंदर उन युवाओं को शामिल क्यों नहीं किया गया जिनकी क्लीन ओएमआर शीट प्राप्त की गई है, बिल्कुल ब्लैंक ओएमआर शीट। उन युवाओं को जांच में शामिल करोगे तभी तो वो बताएंगे कि कौन कौन सा श्वेतपोश बीच में है। और जितने पेपर लीक हुए हैं जैसे ही आप मानोगे बिना राजनीतिक संरक्षण के कुछ भी नहीं हो सकता। और राजनीतिक सत्ता इस वक्त बीजेपी और जेजेपी के पास है, इनेलो और कांग्रेस के पास नहीं है। अगर ये कहते हैं बिना संरक्षण के राकेश कुमार जी बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह के बड़े घोटाले बड़े भ्रष्टाचारी सिस्टम में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो प्राप्त है ना, संरक्षण तो प्राप्त है, सीधे तौर पर ये बात सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात है कि इसका स्थायी समाधान क्या निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, तो युवाओं का खर्च कितना होता है ये भी ठीक है ओंकार जी। ठीक है राकेश कुमार जी जवाब दें। जी यस जी, देखिए मैंने बड़ा शालीनता से सभी भाइयों को सुना जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर आज बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस के टाइम पे इतने पेपर लीक हुए और इतने घपले हुए और ये भर्तियां रद्द हुई, तो आज बीजेपी में सत्ता है, जो समय बीत चुका उसमें कांग्रेस में सत्ता थी। आने वाले समय में जब बीजेपी चली जाएगी तो कांग्रेस भी यही कहेगी कि 2021 के अंदर बीजेपी की सत्ता थी और पेपर लीक हुआ था। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये एक तो रुकना चाहिए। पहला, ये जो अच्छी राजनीति के संदेश होंगे कि भाई मैं बैठा हूं, मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा, जिस तरीके से हमारे बीजेपी के बड़े भाई ने कहा कि हमारा जो इंटेलिजेंस विभाग है वो इतना मजबूत है कि वो खुद ही पकड़ लेता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हरियाणा प्रदेश को तब ही वैकेंसी निकालनी चाहिए जब इनका जो भर्ती आयोग है वो भी इंटेलिजेंस आयोग जितना ही मजबूत हो जाए। वरना लोगों को शंका रहेगी कि दोबारा भर्ती निकलेगी, दोबारा इंटेलिजेंस विभाग उसको पकड़ेगा, तो कहीं ना कहीं युवाओं को मनोबल टूटेगा। तीसरी बात कि जो हमें युवाओं पीढ़ी को एक आदर्श बना के प्रस्तुत करना है देश के आगे, प्रदेश के आगे। जो युवा पैसे दे के नौकरी पे आएगा, मैं पुनः अपनी बात को दोबारा से रिपीट करूंगा, तो उस युवा से जो भी इस तरीके से लोगों का एक जो भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ, जो इन घोटालों में लिप्त हैं, वो जिन लोगों को जनता के लिए जनता के पास भेजेंगे तो किस तरीके से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी ये आम जनता भी समझ सकती है। अब अगर हम राजनीतिक पहलू पे जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि ये समय ये है कि जो पार्टी सत्ता में बैठी हो वो ये भी माने कि हाँ
हम सत्ता में बैठे हैं, हम इस कमी को इस तरीके से दूर करेंगे। हम इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे या हाई कोर्ट के जज से कराएंगे या वहां की ही कोई एक कमेटी बनेगी जांच के लिए, और कितने टाइम पीरियड में, उसका एक टाइम पीरियड भी डिसाइड हो कि 6 मंथ के अंदर एक कमेटी बनेगी, उसका निर्णय लिया जाएगा और पब्लिक डोमेन में, यानी कि आम पब्लिक के लिए बड़े बड़े अखबारों में उसका इश्तिहार हो, जिस तरीके से सरकारें दिया करती हैं कि हमने ये किया। उस तरीके से जब इन लोगों को, लिप्त लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, तो इन लोगों की भी अखबार में बड़ी बड़ी फोटोएं छपे और इनको बताया जाए कि इन लोगों को हमने जेल भेजा और अब युवाओं को निष्पक्ष एक चयन होकर नौकरी मिलेगी, ताकि युवाओं का जो विश्वास इतने बड़े एचपीएससी घोटाले से टूटा है, वो कहीं ना कहीं हम युवाओं का विश्वास दोबारा से जीत सकें। और हमें एकदम दूसरे के ऊपर कोई भी पासे को फेंकना नहीं है, वरना आप देखें हरियाणा के अंदर जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, कल राजस्थान में जब कोई घोटाला होगा तो कांग्रेस की जो वहां पे सरकार चल रही है वो भी ये कहेंगे कि जब बीजेपी की सरकार थी तब ये घोटाला हुआ था। तो ये जो बॉल फेंकने का जो पार्ट है कि अब आपके बॉल में कोर्ट चली गई, आपके बॉल में कोर्ट चली गई, अगर किसी को बॉल ही फेंकनी है एक दूसरे के पाले में तो फिर वो स्पोर्ट्स में जाए, क्योंकि हम सत्ता में हैं। जो बैठा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या और कोई राजनीतिक दल हो, उसको जिम्मेवारी लेते हुए हर एक चीज अपने ऊपर लेनी चाहिए कि हाँ भाई हम इस चीज को अब इस तरीके से ठीक करेंगे और अब जो वैकेंसी निकलेगी उसमें इस प्रदेश के अंदर कोई भी बेईमानी नहीं आएगी, तभी देश के युवाओं के साथ अच्छा होगा, क्योंकि हम देश की नींव को मजबूत कर रहे हैं। आज जो हम युवाओं को देंगे वो हमारे देश की एक नींव मजबूत होगी और वो एक नींव एक मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है, भारत भूषण जी जवाब दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स की और प्रकाश डाला गया है कि आप अपने सिस्टम को बेहतर कीजिए, तभी युवाओं का विश्वास आपके सिस्टम पर बढ़ेगा। भ्रष्टाचारी सिस्टम में आपके बैठे हुए हैं। यश जी सुनिए, मैं एक थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, इनेलो के 5 साल के कार्यकाल में लगभग 5,900 के करीब भर्तियां हुई। उसके बाद 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, लगभग 65,000 के करीब भर्तियां हुई। हमारे शासनकाल में लगभग 1 लाख के करीब पूरे ही हैं भर्तियां इन 7 सालों में। इन 7 सालों में एक भी भर्ती ऐसी तो नहीं है कि जो बाद में रद्द की गई हो, तो अदालत के द्वारा माननीय न्यायालय ने कर दिया हो कि ये भर्ती भ्रष्टाचार के तहत दीजिए, इसको रद्द कर दे। जो मैं कह रहा हूं, जब आपकी सरकार जाएगी तब पता लगेगा। भारत भूषण जी अपनी पीठ आप थपथपाइए, आप सवाल खड़े कीजिए। आप जो पिछले कार्यकालों में जो हुआ है उस पर तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन 7 साल से आप सत्ता में आप क्या कर रहे हैं? यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि युवा आपकी सरकार पर, आपके सिस्टम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा विजिलेंस विभाग इतना मजबूत है कि वो इस तरह के भ्रष्टाचार को पकड़ लेता है। आपका फिर आयोग इतना मजबूत क्यों नहीं? आप तो सुनिए, कम से कम आप तो सुनिए, आप डिबेट करवाने बैठे हैं ना। तो भारत भूषण जी आप मुद्दे को भटका क्यों रहे हैं? मुद्दे को भटका क्यों रहे हैं? आप ब्लेमिंग गेम करके बीच के रास्ते से नहीं निकलने। जी आप गलत बात कर रहे हैं, मैं मुद्दों को भटका नहीं बोलते हैं। देखिए, ब्लेमिंग गेम करके मैं आपको बीच के रास्ते से नहीं निकलने दूंगा, इतना बात आपको ध्यान में रखिए। आप अवसर नहीं दे रहे। नहीं, आपने राकेश एक भर्ती भी नहीं स्टैंड करेगी, इतनी रिटेन पेंडिंग है। आप जवाब दीजिए, लेकिन बात को घुमाइए तो नहीं ना। इतनी दुनिया भर की रिटेन पेंडिंग है, सारी उड़ेगी ये। क्या सूची आप गलत कर रहे हैं? आप काम करते हैं लोगों को हटाने का, लोगों को नौकरी देने का काम नहीं करते। बोलो भारद्वाज जी से बोलो, फिर आप मेरी बात को उत्तर भारद्वाज ये बीच में क्यों बोले, ये बीच में क्यों बोले? हम इनकी बात ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन हम उनसे इनके बारे में को ऐसे नहीं चलने देंगे। कुछ प्रश्न मुझसे हुआ, ये बीच में क्यों बोले? ठीक है, ठीक है, भारत इनको बार बार मना करा, इतनी रिट पेंडिंग है, सारी की सारी उड़ेगी ये। भारत सभी उड़ेगी। संजीव जी, हाई कोर्ट में संजीव जी हो गया, जो ये बात बता रहे हैं, मेरी बात हालत क्या होगी? संजीव जी, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं का अगर ये हाल होगा तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी? संयमता का परिचय दीजिए। भारत भूषण जवाब दीजिए। उत्तर यश जी, भारत भूषण जवाब दीजिए। आपने उसका उत्तर किसी और ने दे दिया क्या? मेरी बात को उत्तर मैं ये बात कहना चाह रहा था कि हमारे किसी को नहीं बोलने दिया इन्होंने। क्यों नहीं बोलने दिया? जब हम इनकी ध्यानपूर्वक बात सुन रहे थे और धार्मिक प्रचार कर रहे हैं ये कि भाई धार्मिक प्रचार है, नहीं हुई, देखना ये धार्मिक प्रचार है। मैं नौकरियों का आंकड़ा दे रहा हूं, संजीव जी जवाब तो लेने दीजिए, जवाब तो लेने दीजिए। प्रदेश का युवा जवाब चाहता है ना, जवाब तो लेने दीजिए। शोर मचा रहे प्रदेश में पंचकुला में। नौकरियों का प्रचार है।
आप इसका ठीक है संजीव जी, आपकी मैं आवाज डाउन कर रहा हूँ। ठीक है संजीव जी की आवाज डाउन कीजिएगा। भारत भूषण जी अपनी बात रखें। टोटल रिंट हुई है ये। इनको बंद कराइए पहले जी। भारत भूषण जी जवाब दीजिए कि जो नौकरियां इन सालों में गई हैं, क्या किसी का कार्यकाल में गई है, उनका हश्र क्या हुआ? हमारे समय की नौकरियों का हश्र ये नहीं हुआ। निश्चित रूप से सिस्टम में जो कुछ लोग गलत है, जैसे अभी राकेश जी कह रहे थे, उन लोगों को चिन्हित करके पकड़ने की जरूरत है और हमारी सरकार वो कर रही है। देखिए, अगर कोई सिस्टम में गलत लोग हैं उनको पकड़ना पड़ेगा। अगर सरकार लापरवाही करती है तब सरकार की गलती है, लेकिन सरकार पकड़ रही है। 48 लोग जैसे पेपर लीक वाले मामले में पकड़े गए, जम्मू कश्मीर तक जांच गई है, वहां से पकड़े गए। नागर वाले मामले में भी लोग आगे जैसे अभी कह रहे थे कि जो ORM शीट खाली छोड़ दी, सरकार ने बकायदा रिकॉर्ड निकाला है कमीशन ने कि जो ORM शीट खाली छोड़ दिए उन लोगों को चिन्हित कर दिया गया है, उनके खिलाफ जांच होगी, भी किसके उनसे इंटरोगेशन होगी कि आपने जो ORM शीट क्यों खाली छोड़ी, किसके कहने पे छोड़ी। देखिए, सारे के सारे इंटेलिजेंस की बात है, जो जांच कर रही है उसको पब्लिक को नहीं किया जाता, लेकिन जांच कर। और मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि राकेश जी ने जो कहा कि भाई भर्तियों में अब प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज के समय पे अभी थोड़े दिन में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती, देखिए कुछ लोग गलत कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा, आप मीडिया के हैं, किसी गरीब की बेटी के घर जाकर के जिसको नौकरी मिली है, जो 2000 रुपए खर्च करने की औकात नहीं रखते, हैसियत नहीं रखते थे, वो 10-10, 20-20 लाख रुपए देने की आज सोच भी नहीं सकते। उन लोगों के विश्वास को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से बनाया। राकेश जी मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे, कुछ लोग गलत जरूर हैं, लेकिन कुछ लोगों के घरों में चूल्हा जला है, विश्वास प्रकट हुआ है सरकार के प्रति, विश्वास जागा है। ठीक है ओंकार जी, बिना रिश्वत के, बिना पर्ची के, बिना सिफारिश के नौकरी मिल सकती है। हाँ, जिनको नहीं मिलती, जो योग्य लोग नहीं है, गलत हथकंडे, गलत तरीके वही अपनाते हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, योग्यता नहीं है, वैसा काम करते हैं, सरकार उनको पकड़ने का काम। ओंकार जी अपनी बात जिम्मेदारी मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ओंकार जी अपनी बात रखिए। यश जी, मैं शॉर्ट में कहूंगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। कोरोना काल में पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि 1 साल के लिए कोई भर्ती नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से भर्तियां निकलती हैं और जो युवा बेचारे 2-2, 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जब ये भर्ती रद्द हो जाती है, कुछ युवा ओवर एज हो जाते हैं, और जब दोबारा भर्ती के लिए पेपर निकलता है तो दोबारा किराया भी लगता है, भाड़ा भी लगता है। तो सरकार को इन सारी चीजों को सोचना चाहिए। एक तो जितनी भर्तियां रद्द हो उसमें जो युवा ओवर एज हो जाए उनको एज में छूट मिलनी जरूरी है। दूसरा, जब पुनः पेपर होता है तो सारा खर्चा उसका सरकार वहन करे। तीसरा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि टाइम बाउंड सारी इंक्वायरियां कंप्लीट हो। ऐसा ना हो जांच लटकी रहे। आज तक कौन सी जांच पूरी हुई, ये मेरे भाई बताएं। एक नया कानून बनाना चाहिए इसके बारे में, ताकि जब ये कोर्ट केस में जाए, ये केस अदालत में जाए, तो अदालत की कार्रवाई भी 1-2 साल के अंदर टाइम बाउंड होनी चाहिए। जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान तो हो, ठीक है, लेकिन उस स्टिपुलेटेड टाइम के दौरान उनको सजा मिले भी। और मेरे मामले सामने आते हैं तो ऐसे मामलों के लिए विशेष तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। ठीक है भारत भूषण, ठीक है आखिरी कमेंट लेना। ठीक है राकेश कुमार जी। देखिए जी, बिल्कुल यश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर इस तरह का कोई भी घोटाला जो भर्ती से संबंधित हो, उसके लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, एक आयोग हो, और उसके अंदर एक टाइम पीरियड डिसाइड हो कि विद इन 6 मंथ इस पूरे घोटाले के अंदर जितने भी लोग लिप्त हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा। और जो लोग, चाहे वो पैसे देने वाले हों या लेने वाले हों, देने वाले के खिलाफ भी और लेने वाले के खिलाफ भी इतना सख्त से सख्त डिसीजन लिया जाए, एक निर्णय लिया जाए, एक सजा दी जाए, जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा सिंबल बन के निकले कि गलत करने वालों के साथ ऐसा होता है। क्योंकि देश के युवाओं के साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए। हमारे देश के युवा ही हमारे देश का भविष्य है। ठीक है। चलिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। संजीव जी, माफी चाहता हूं, कार्यक्रम को समाप्त करना है। तो यहां पर फिर एक बार बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि सिस्टम के अंदर बैठे ही लोग भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन सरकार दावा करती है कि हम बिना पर्ची के, बिना खर्ची के इस सिस्टम को चला रहे हैं और सिस्टम को पहले से बेहतर किया गया है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि पहले का जो बेकार सिस्टम था हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सवाल यहां पर यह है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए, ताकि मामले जल्दी से खत्म हो, उसका समाधान भी हो, और साथ ही साथ हमारे सिस्टम को बेहतर करने की भी जरूरत है। और देखना होगा कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार अब अगला कदम क्या उठाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।